चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक अंक के प्रश्नों को देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सोडियम अल्कोहल में सुगमता से विलय हो जाता है क्योंकि अल्कोहल उभयधर्मी होता है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित 4 यौगिकों में सर्वाधिक अम्लीय है। तो फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थो पैरा मेटा है, इसमें पैरा नाइट्रोफिनॉल अधिक अम्लीय है। फिर प्रश्न है, फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनाने के लिए अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया का नाम है रीमर टीमैन अभिक्रिया। फिर प्रश्न है, कार्बोलिक अम्ल है। तो फिनॉल का ही दूसरा नाम कार्बोलिक अम्ल है। फिर प्रश्न 5 है, कौन सा यौगिक एस्पिरिन है। तो ये जो एस्टिल सैलिसिलिक अम्ल होता है इसी का नाम एस्पिरिन होता है। फिर प्रश्न है 6, बेकेलाइट बनता है जब फिनॉल निम्न के साथ संघनित होता है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड HCHO के साथ जब संघनित होता है तो बेकेलाइट बनता है। आगे का प्रश्न है, ल्यूकोस अभिकर्मक होता है। तो ये जो है सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है। फिर है, ल्यूकोस अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है। तो ये अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। फिर प्रश्न है, अल्कोहल जल में विलय होते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। फिर है प्रश्न, एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है। तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अब प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिनॉल की कोल्बे स्मिट अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद खाली स्थान है। तो ये सैलिसिलिक अम्ल होता है। फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण करने पर खाली स्थान देता है, ये साइक्लोहेक्सेनॉल देता है। फिनॉल को Zn चूर्ण के साथ गर्म करने पर खाली स्थान देता है, तो ये बेंजीन देता है। फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड को खाली स्थान के साथ गर्म करने पर बेकेलाइट बनता है। तो फिनॉल के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर खाली स्थान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो निश्चेतक के रूप में। RX को NaOR के साथ गर्म करने पर RO अर्थात ईथर बनता है। इस अभिक्रिया का नाम खाली स्थान है, तो ये विलियमसन संश्लेषण है। अल्कोहल खाली स्थान है जबकि फिनॉल खाली स्थान प्रकृति का होता है। तो अल्कोहल उदासीन प्रकृति का होता है जबकि फिनॉल जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। फिर प्रश्न है, अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर खाली स्थान बनता है, तो इससे एल्कीन बनता है। फिर प्रश्न है, उचित संबंध जोड़िए। इसका पहला है प्राथमिक एमीन और नाइट्रस अम्ल की क्रिया से। तो यहाँ पर ये जब दोनों क्रिया करते हैं तो यहाँ जो है ये अल्कोहल और N2 प्राप्त होता है। दूसरा है फिनॉल ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके। तो जब ये ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है तो यह 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाता है। फिर सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल क्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो जब ये क्रिया करते हैं तो ईथर बनता है, ये विलियमसन संश्लेषण की क्रिया होती है। फिर इसके बाद फिनॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके बनाता है। तो ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, फिनॉल पिक्रिक अम्ल बनाता है। फिर इसके बाद है एक डिग्री अल्कोहल मतलब प्राथमिक अल्कोहल K2Cr2O7 से क्रिया करके बनाता है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। फिर है स्टार्च को डायस्टेज एंजाइम में परिवर्तित करता है। तो जो ये परिवर्तित करता है वो होता है माल्टेज एंजाइम। फिर सातवां है एस्प्रिन। तो जो एस्प्रिन होता है वो ये है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल।
इसके बाद यहाँ पर है स्पिरिट ऑफ वाइन क्या कहलाता है, तो ये है एथिल अल्कोहल, स्पिरिट ऑफ वाइन इसको कहते हैं। फिर है बेंजीन डाइएजोनियम लवण का जलीय विलयन उबालने पर, तो यहाँ पर हमको जो है फिनॉल प्राप्त होता है। फिर इसके बाद है फिनॉल HCH से क्रिया करता है, तो यहाँ पर जो है बेकेलाइट प्राप्त होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से यहाँ पर सारी जोड़ी मिलाना है, एक बार इसको अलग से आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अब प्रश्न है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ईथर में लगी आग जल द्वारा नहीं बुझाई जा सकती, क्यों? ये जल से हल्का होता है और अविलेय होता है, ऊपर आ जाता है। ईथर को जलाने पर बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है CO2H2O। माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम लिखिए, तो ये माल्टेज होता है। सल्फ्यूरिक ईथर को कहते हैं, तो ये डाई ईथल ईथर भी कहलाता है। फिर प्रश्न है, विक्टर मेयर विधि में प्राथमिक अल्कोहल क्षार के साथ कौन सा रंग देता है, तो ये लाल रंग देता है। फिनॉल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में बनाता है, तो ये फिनॉल्फथलीन बनाता है। किण्वन अभिक्रिया में कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो CO2 गैस प्राप्त होती है। उस प्राथमिक अल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो ये C2H5OH देता है। फिर है प्रश्न, क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया कहलाती है, तो यह रीमर टीमैन अभिक्रिया या राइमर टीमैन अभिक्रिया, जो भी इसमें लिखा हो उसके हिसाब से रीमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए इसी में अब हम जो है 2 अंक का प्रश्न समझते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर से। तो इसका प्रश्न है, अल्कोहलों के क्वथनांक ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं, क्यों? अथवा C2H5OH ये भी अल्कोहल है, तथा CH3COCH3 ये कीटोन एसीटोन हो गया, कीटोन की श्रेणी में आ गया। दोनों का अणुसूत्र C2H6O है, किंतु अल्कोहल का क्वथनांक 78.4 डिग्री सेल्सियस और ईथर का क्वथनांक जो होता है ये -240 डिग्री सेल्सियस है। कारण समझाइए। यहाँ पर देख लेते हैं कि एथिल अल्कोहल में उसके अनेक अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित रहते हैं, जबकि ईथर के अणु एकल अवस्था में रहते हैं, अतः इसका क्वथनांक कम होता है। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है, जैसे देखिए R है, फिर ये OH है, फिर ROH लिख देंगे, फिर ROH लिख देंगे, फिर ROH लिख देंगे, इस तरह से लिखते हैं। ये डैश डैश करके बता रहा है ये एथिल अल्कोहल के बीच बनने वाले अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध है। तो यही है कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल के बीच में अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जिससे उनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, और इस तरह से आपको चित्र बना देना है। फिर प्रश्न है, मेथिलेटेड स्पिरिट या विकृतीकृत अल्कोहल से आप क्या समझते हैं, तो यही है मेथिलेटेड स्पिरिट, या इसी को हम बोलते हैं विकृतीकृत अल्कोहल। तो परिशोधित एथेनॉल में, माने शुद्ध एथेनॉल में मेथिल अल्कोहल और अन्य विषैले पदार्थ जैसे पिरीडीन आदि को मिलाकर विकृत कर दिया जाता है, तब इसे विकृतीकृत अल्कोहल या मेथिलेटेड स्पिरिट कहते हैं। इससे शराब के रूप में एथेनॉल का दुरुपयोग रुक जाता है। फिर से क्वथनांक को लेकर प्रश्न है, अल्कोहल का क्वथनांक संगत अल्कोहल की अपेक्षा उच्च होते हैं, क्यों? तो यहाँ भी वही जवाब देना है कि समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अल्कोहलों के क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि अल्कोहल के अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन बंध नहीं बनते। और इस तरह से ROH 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 ये लिखना है। ये तो अल्कोहल का सूत्र होता है, इसमें OH के बीच में डैश डैश लगाना है, यही हाइड्रोजन बंध को दर्शाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है। फिर प्रश्न है, अल्कोहल संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील होते हैं, क्यों? तो अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिससे यह पानी में घुलनशील होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, ROH है, ये यहाँ H है, अल्कोहल को समझना है, तो ROH फिर HOH फिर ROH।
तो इस तरह से यहाँ पर OH के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है, ये जल का अणु है, ये जो है अल्कोहल का अणु है, इनके बीच हाइड्रोजन बंध बनता है जिससे ये जल में विलय होता है। दूसरी तरफ हाइड्रोकार्बन पानी के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, इसलिए पानी में ये क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते। अब अगला प्रश्न है, अणु सूत्र C7H8O के मोनोहाइड्रिक फिनॉल की संरचना व IUPAC नाम दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये क्रिसॉल है, ऑर्थो कंडीशन में जुड़ा हुआ है। फिर ये पैरा क्रिसॉल हो गया और मेटा क्रिसॉल हो गया। तो ये मेटा में जुड़ा हुआ है, ये ऑर्थो में जुड़ा हुआ है, ये पैरा में जुड़ा हुआ है। तो यही इसके तीन समवयवी हो गए, इनकी संरचना अलग अलग है, अणु सूत्र समान है। फिर प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 6 से 8% हम लेते हैं और 623 केल्विन के ताप पर 300 एटीएम के दाब पर यहाँ पर हम इसकी क्रिया कराते हैं, तो हमको ये सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिखें, नहीं ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ें इससे बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद पुनः इसका हम जलीकरण करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो यहाँ पर OH जुड़ जाता है और ये Na हट जाता है। इस तरह से यहाँ पर फिनॉल बनता है क्लोरोबेंजीन से। अब 3 अंकों के प्रश्नों को समझते हैं। अध्याय 7 ही है, अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? इससे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल की पहचान किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले ल्यूकास अभिकर्मक समझते हैं। तो निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है लुकास अभिकर्मक कहलाता है। अब मान लीजिए हम इसमें तृतीयक अल्कोहल के साथ इसको क्रिया कराते हैं तो क्या होगा? सामान्य ताप पर यदि अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने से तुरंत एल्किल क्लोराइड्स का सफ़ेद तेली अवक्षेप बनता है तो वह अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल होता है। अब द्वितीयक अल्कोहल के लिए सामान्य ताप पर यदि अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने से 5 मिनट पश्चात सफ़ेद तेली एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है तो वह अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल होता है। फिर इसके बाद प्राथमिक अल्कोहल की बात करते हैं। तो सामान्य ताप पर यदि अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो उससे कोई क्रिया नहीं दर्शाता है तो वह प्राथमिक अल्कोहल होगा। इस तरह से हम द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक अल्कोहल की पहचान लुकास परीक्षण से कर सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, शुद्ध फिनॉल रंगहीन ठोस होता है परंतु कुछ समय पश्चात वह गुलाबी रंग देता है, क्यों? अथवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिनॉल किस रंग का होता है, अभिक्रिया सहित समझाइए। तो देखिए, फिनॉल वायु के संपर्क में आने से गुलाबी रंग का हो जाता है क्योंकि वह ऑक्सीकृत होकर के क्यूनॉन बनाता है जो दो अणु के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ करके फ्यूनोकुनॉन बना लेता है जो गुलाबी रंग का होता है। तो देख लीजिए इसकी क्रिया है, यहाँ पर फिनॉल है, ये ऑक्सीकृत होता है और क्यूनॉन बनाता है। फिर यहाँ पर जो दो अणु क्यूनॉन के ये जो वाले अणु बने हैं, ये फिनॉल के साथ फिर ये क्यूनॉन फिर से जब मिलता है तब यहाँ पर क्या बन जाता है, फ्यूनोक्यूनॉन बनता है और इसके कारण ये कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। फिर प्रश्न है, एथिल अल्कोहल और फिनॉल दोनों में OH समूह उपस्थित है, क्या कारण है कि फिनॉल अम्लीय तथा अल्कोहल उदासीन प्रकृति या क्षारीय प्रभाव का है? अथवा फिनॉल के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए। तो चलिए ये 2-3 तरह के प्रश्न को कैसे समझते हैं। फिनॉल अल्कोहल की अपेक्षा प्रबल अम्लीय होते हैं, यह मेसोमेरिक प्रभाव के कारण होता है। अनुनाद के कारण ऑक्सीजन परमाणु धन आवेश प्राप्त कर लेता है जिससे वह OH बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और प्रोटॉन की मुक्ति सहज हो जाती है। प्रोटॉन के मुक्त होने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनता है जो अनुनाद के कारण स्थायी होता है। तो यहाँ पर इस तरह से है कि ये जैसे OH में जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्या कर लेता है, खींच लेता है। जब खींच लेता है तो इसमें धन आयन आ जाता है और जब धन आयन आ जाता है तो हाइड्रोजन जो होता है ये थोड़ा खींचा रह जाता है, इसलिए ये स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर चूंकि अल्कोहल में अनुनाद संभव नहीं है इसलिए इसका हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ प्रबलता से जुड़ा रहता है, इस कारण यह उदासीन व्यवहार करता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे हाइड्रोजन यहाँ कमज़ोर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन कोई जितना आसानी से त्याग करता है उसका अम्लीय गुण उतना ही अधिक होता है।
तो यहाँ पर जो होता है फिनॉल हाइड्रोजन को आसानी से त्याग कर सकता है अनुनाद की स्थिति के कारण, क्योंकि इसका जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्थायी है इस फिनॉल की अपेक्षा। फिर है प्रश्न, किण्वन पर एक टिप्पणी लिखिए। किण्वन जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइम की उपस्थिति में मंद गति से सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं, ग्लूकोज में ईस्ट मिलाने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए, स्टार्च है, H2O है, ईस्ट मिलाए तो ये ग्लूकोज मिल गया, फिर ग्लूकोज में मिलाते हैं तो ये इस क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है। इस तरह की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। अब यहाँ पर किण्वन के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। ताप जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अन्य पदार्थ इसमें उपस्थित होना चाहिए। कुछ कार्बनिक लवण जैसे अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट किण्वन के आहार का कार्य करते हैं। सांद्रण जो है विलयन की सांद्रता 8 से 10% होनी चाहिए। वायु संचार, यह क्रिया वायु में उपस्थित होती है, इसलिए वायु में पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए वायु की। अब यहाँ क्वेश्चन है, ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। तो अम्लीय प्रदर्शित करते हैं, देखते हैं, सक्रिय धातुओं से क्रिया करना। तो जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि धातुओं से ये क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। इसका मतलब ये अम्लीय प्रकृति को दर्शा रहा है। फिर यहाँ जलीय NaOH से जब क्रिया करता है तो यहाँ पर ये उदासीन हो जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाता है। तो वही जब अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, तो ये भी लवण बना लिया, माने उदासीन हो गया। तो ये दोनों क्रियाएं उसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। अब यहाँ प्रश्न है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, इसे उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। डाइबोरेन एल्कीनों से क्रिया करके योगज यौगिक ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है, जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर के अल्कोहल देता है। यहाँ पर ये क्रिया है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारे पास ये है, ये एल्कीन है और ये डाइबोरेन है। ये BH3 भी लिख सकते हैं, HBH2 लिखा है, या BH3 भी लिख सकते हैं, तो ये डाइबोरेन कहलाएगा। जब यहाँ पर ये बंध टूटता है, यहाँ पर देखिएगा ये डबल बंध है, तो एक में H जुड़ जाएगा, एक में क्या जुड़ेगा, BH2 जुड़ेगा। फिर से यदि हम इसी को करेंगे तो यही चीज़ जो है दो बार हो जाएगी, ये मतलब BH इस तरह से लिख सकते हैं, ये अणु संगुणित हो जाता है। फिर तीसरी बार से ये अणु आपस में मिलता है तो यहाँ पर जो है एक ही हाइड्रोजन और विस्थापित हो गया। जैसे इसमें दो हाइड्रोजन थे, फिर ये जब जुड़ा तो एक हाइड्रोजन हो गया, फिर एक बार और जुड़ा तो एक ही बोरान बचा है। अब यदि हम इसको जो है ऑक्सीकृत कर दें तो ऑक्सीकृत करने पर ये बोरान हट करके यहाँ पर OH जुड़ जाता है और इस तरह से बनता है। तो ये क्रिया ही क्या कहलाती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण। फिर प्रश्न है, समझाएं कि बेंजीन रिंग पर जुड़ी कार्बन पर जुड़ा OH समूह उसको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए सक्रिय करता है। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण के दौरान OH समूह बेंजीन रिंग पर धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करता है। इस कारण आर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्यतः आर्थो और पैरा स्थितियों में होती हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर OH समूह में ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इसमें प्रवेश कर जाता है। जब प्रवेश कर जाता है तो यहाँ पर देखिए इनकी स्थिति कैसी होती है कि यहाँ पर ये बंध यहाँ चला गया, ये बंध ऊपर चला गया तो यहाँ ऋणावेश आ गया, फिर ये बंध यहाँ पर आ गया, फिर ये ऋणावेश आ गया, तो ये इसकी मेटा स्थिति हो गई, ये इसका पैरा स्थिति हो गई, ये आर्थो, और यहाँ पर ये पैरा स्थिति। इस तरह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या करता है, बढ़ा देता है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही इस पर आक्रमण करते हैं। फिर है प्रश्न आपको, बेंजीन सांद्र H2SO4 तथा NOH दिया गया है, इन अभिकर्मकों से फिनाल बनाने के लिए समीकरण लिखिए। तो हमारे पास ये बेंजीन हो गया, फिर ये सांद्र H2SO4 हो गया। यदि हम इसको गर्म करेंगे तो ये सल्फोनिक अम्ल बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल।
फिर ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को NaOH की उपस्थिति में हम यदि गर्म करते हैं तो ये फिनॉक्साइड आयन बनता है, बेंजीन फिनॉक्साइड। फिर ये जो है यदि हम तनु HCl की उपस्थिति में इसको क्रिया करा दें तो ये क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। इस तरह से फिनॉल बनाने की ये क्रिया है। अब यहाँ पर 4 अंक के प्रश्नों को देखते हैं। अध्याय 7 ही अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तो यहाँ पर समझिए अल्कोहल और फिनॉल और अल्कोहल में क्या अंतर है। पहला प्रश्न है इसमें। इसमें फिनॉलिक गंध होती है, इसमें मीठी गंध होती है। अम्लीय है तथा क्षारों में घुलकर लवण बनाता है। ये उदासीन है और क्षारों के साथ क्रिया नहीं करता है। ऑक्सीकरण करने पर संकर रंगीन उत्पाद बनाते हैं। सरलता पूर्वक एल्डिहाइडों अथवा कीटोनों में ऑक्सीकृत किए जा सकते हैं। फेरिक क्लोराइड के साथ अभिलाक्षणिक रंग उत्पन्न करते हैं। फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया ही नहीं करते हैं। हेलोजन अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं। और ये PCl5 के साथ मुख्य रूप से ट्राई एरिल फास्फेट बनते हैं और यहाँ पर एल्किल क्लोराइड बनता है। तो इस तरह से इन दोनों में फिनॉल और अल्कोहल में अंतर है। फिर यहाँ प्रश्न है, फिनॉल को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। ये फिनॉल बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये है फिनॉल बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसमें यदि हम जल से क्रिया करा देते हैं, जल अपघटन करा देंगे, तब हमको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। तो इस तरह से ये समीकरण लिख करके इसी का शब्द बनाना है। दूसरा है डाई एथल ईथर की HI अम्ल के साथ क्रिया। तो देखते हैं डाई एथिल ईथर ये होता है C2H5O C2H5O, ये डाई एथिल ईथर हो गया। क्रिया करा रहे हैं HE से 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल बनता है। इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देना है कि सांद्र HI के साथ डाई एथिल ईथर को गर्म करने पर एक अणु एथिल आयोडाइड का तथा एक अणु एथिल अल्कोहल का बनता है। फिर प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं में शामिल समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर रीमर टीमैन अभिक्रिया हमको लिखना है, कोल्बे अभिक्रिया लिखना है। तो चलिए रीमर टीमैन अभिक्रिया को समझते हैं। खासकर आपसे समीकरण बनना चाहिए, इसका शब्द बनाना फिर आसान हो जाएगा। फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफार्म से अभिकृत कराने पर CHO समूह आर्थो स्थिति में प्रवेश करता है, जिससे मध्यवर्ती यौगिक बनता है, बेंजील क्लोराइड बनता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपघटित होकर सैलिसल्डिहाइड बनाता है। तो चलिए यही है रीमर टीमैन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देख लीजिए फिनॉल है, ये CHCl3 और इनकी उपस्थिति में जब ये करता है तो ये मध्यवर्ती यौगिक बनता है। फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से काम करता है, तो यहाँ पर इस तरह से ये यौगिक बन गया, ये भी अस्थायी होता है। फिर ये हाइड्रोजन मिलने पर ये सैलिसल्डिहाइड बनता है। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को देखना है। इसके बाद जो हमारे पास है वो कोल्बे अभिक्रिया है, उसको भी समझते हैं। तो फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिकृत कराने पर बने सोडियम फिनॉक्साइड को जब CO2 प्रवाहित करते हुए गर्म किया जाता है, तब मुख्य क्रियाफल के रूप में आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है फिनॉल है और इसमें NaOH से क्रिया करेंगे तो ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हम क्रिया कराएंगे तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अब इसमें हम CO2 की गैस यदि प्रवाहित कर देते हैं गर्म में, तो ये जो है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसको हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, उस तरह का ये अम्ल प्राप्त होगा। फिर यहाँ प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं में शामिल समीकरण लिखिए। एक है एस्टरीकरण, दूसरा है विलियमसन संश्लेषण। तो चलिए सबसे पहले हम एस्टरीकरण समझते हैं कि ये क्या है। अल्कोहल एवं फिनाल कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल क्लोराइडों एवं अम्ल एनहाइड्रोटों के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। तो एक ही यहाँ पर AR का मतलब एरिल है और R का मतलब जो है यहाँ पर अल्कोहल हो गया। तो ये चाहे एरिल अल्कोहल हो, कहना चाहिए फिनॉल, और चाहे एल्किल अल्कोहल हो, जब ये अम्ल से क्रिया करते हैं तो फिर ये जो हैं एस्टर बनाते हैं। तो इस क्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर विलियमसन संश्लेषण की क्रिया है, तो इसको भी समझते हैं। तो विलियमसन संश्लेषण क्या है, यह सममित और असममित ईथर बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अब क्रिया कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होता है। जैसे RX हो गया, तो ये जो है एल्किल हैलाइड है, और यहाँ पर जो ये हो गया
ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है। जब इससे ये क्रिया करता है तो ईथर बनता है, NaX अलग हो जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन संश्लेषण विधि बोलते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद समय बचता है तो फिर आगे के क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं।